नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश और दूरदर्शन मध्य प्रदेश के सौजन्य से कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। हमारा कार्यक्रम सजीव फोन इन होता है, यानी कि आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। मैं हूं डॉक्टर तपस्या। दर्शकों, जो नंबर्स हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इन नंबर को आप नोट कर लीजिए। कार्यक्रम के दौरान आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और संबंधित विषय पे आप अपना प्रश्न भी पूछ सकते हैं। दर्शकों, नमस्कार एमपी जो कार्यक्रम है वो हम लेकर आते हैं सोमवार से लेकर शनिवार तक आप लोगों के बीच 12 से 1 बजे के बीच में। और हमारे कार्यक्रम में हम हमेशा की तरह बहुत अच्छे विषय को लेते हैं जो आपसे हमसे जुड़े होते हैं, समाज से जुड़े होते हैं, या वो विषय जिस पे आप चर्चा करना चाहते हो लेकिन आपके पास कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं होता है जिससे आप उन विषयों पर चर्चा कर सको। इसलिए नमस्कार एमपी जो है वो उन चुनिंदा विषयों को आपके बीच में लेकर आता है। और ऐसे ही आज का विषय भी बहुत खास है। दर्शकों, जब हम बात करते हैं एग्ज़ाम्स की, तो एक होता है 10th का एग्ज़ाम, 12th का एग्ज़ाम, एक होता है यूपीएससी एग्ज़ाम, जिसके सपने तो बहुत लेकर लोग बैठे रहते हैं और उसके लिए बहुत तैयारियां करते हैं, सालों गंवा देते हैं, लेकिन उसके बाद भी कई बार निराशा ही हासिल होती है। क्या कारण होता है? वहाँ पे कौन सी ऐसी चुनिंदा गलतियां होती हैं जो हम कर देते हैं? और अगर मैं बात करती हूँ इस बार का, अगर मैं 2023 की बात करती हूँ, जो कि हाल ही में 28 मई को जिसका यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, और हमने देखा और चर्चित रही ये बात कि यूपीएससी के पेपर में जो भी प्रश्न पूछे गए थे या जो पैटर्न आया था बहुत बदला हुआ आया था। इसी के चलते आज का जो विषय हमने चयन किया है, यूपीएससी परीक्षा का बदलता स्वरूप, इस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम नज़र डालते हैं आज की तिथि पर। आज की तिथि है विक्रम संवत 2080, कृष्ण पक्ष आषाढ़ माह की द्वादशी तिथि है। दिन है गुरुवार, तारीख है 15 जून 2023। कहते हैं कुछ ऐसा करो कि इतिहास में नाम दर्ज हो जाए, और इसीलिए आज के दिन क्या कुछ खास है इतिहास में, नजर डालते हैं। आज ही के दिन अगर हम बात करते हैं तो 1762 में ऑस्ट्रिया में कागजी मुद्रा का चलन शुरू हुआ था। आज ही के दिन 1908 में कलकत्ता में शेयर बाजार की भी शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन 1988 में नासा ने स्पेस व्हीकल S213 लॉन्च किया था। ये तो कुछ खास चीज़ें थी जो इतिहास में दर्ज हुई थी, इतिहास के पन्नों में। और लेकिन अगर हम बात करते हैं विचार की, या हम बात करते हैं ऐसे विचार जो हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम हमेशा ये बात बोलते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी को हमेशा पढ़ना चाहिए, उनकी बातों को अमल करना चाहिए। लेकिन अगर हम आज के डेट में विचार की बात करते हैं तो उन्हीं का विचार आपके बीच में हम लेकर आए हैं। एक बार किसी ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि सब कुछ खोने से ज़्यादा बुरा क्या है। बहुत ही मुस्कुराकर और विनम्र तरीके से स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया, उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। कितनी अच्छी बात है कि जब हम किसी चीज़ को चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होता है कि हम उसको वापस से चाहना ही छोड़ देते हैं। ये सोचते हैं कि अब हमको वो चीज़ नहीं मिलेगी। शायद यही वो एक प्रश्न चिन्ह हो जाता है जो हमें अपने सपनों से बहुत ज़्यादा दूर कर देता है। तो उन सपनों को ज़रूर पाना है। जैसे कि यूपीएससी एग्ज़ाम की भी हम बात कर रहे हैं कि बदलता स्वरूप ज़रूर है, लेकिन अपने सपनों को हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। जो सपने हम लेकर बैठे हैं उसको हमें ज़िंदा रखना है और आगे बढ़ना है। ऐसी चुनिंदा कुछ बातें होंगी जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी, और इसी के लिए हमारे स्टूडियो में बहुत ही विशेष वरिष्ठ मेंटोर और शिक्षक हमारे बीच में मौजूद हैं, लक्ष्मी शरण मिश्रा जी। और हम आपका स्वागत करते हैं सर हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। लेकिन यहाँ पर एक और मैं बहुत ही खास अभ्यर्थी से मिलवाना चाहती हूँ जो आदित्य सहारिया जी हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम क्रैक भी किए हैं प्रीलिम के, और इसी के साथ में बहुत सारी जो चुनिंदा डिफ़िकल्टीज़ आती हैं उनको भी उन्होंने फेस किया। उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो आदित्य, हम आपका भी स्वागत करते हैं। इसी के साथ में हम शुरुआत करते हैं अपने विषय पर। सबसे पहले मैं लक्ष्मी जी आपसे जानना चाहती हूँ कि हाल ही में, जैसे अभी मैंने बात भी करी कि यूपीएससी का जो पैटर्न आया था बहुत बदलता सा रहा, ऐसा सुनने में आया। हम तो अपीयर हुए नहीं उसमें, तो क्या खास आपको बदलाव उसमें नज़र आया? देखिए, इस बार के पेपर को लोगों ने सामान्यतः बहुत कठिन माना। लोगों को ये लगा कि इस बार पेपर बहुत कठिन है। लोगों ने अनुमान लगाया कि कट ऑफ बहुत नीचे जाएगा। सीसेट कठिन था, लेकिन उससे ज़्यादा जनरल स्टडीज़ लोगों को कठिन लगा, जो कि पहला पेपर होता है। सच्चाई ये है कि पेपर कठिन नहीं था। ये पेपर केवल उन लोगों के लिए मुश्किल था जो शॉर्टकट में विश्वास करते हैं। दिक्कत यह है कि हमें कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चाहिए, और इस कारण से हम यूपीएससी की तैयारी नहीं करते। हम वो पढ़ते हैं जो हमें कोचिंग बता देती है, और कोचिंग बोलती है बस बेटा इतना पढ़ लो, इतने में सिलेक्शन हो जाएगा। उसके चक्कर में आपके विषय को इतना सीमित कर दिया जाता है, आपको इतना सेकेंडरी और थर्ड ग्रेड का मटेरियल पढ़ाया जाता है कि उसके कारण ना तो आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बचता है, ना सब्जेक्ट के कोर आपको समझ में आते हैं।
करंट अफेयर्स, भारत सरकार के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं। आप भारत सरकार के किसी चैनल को समझने की बजाय आप बेसिकली उसे किसी मैनुअल से पढ़ते हैं, किसी कोचिंग के नोट से पढ़ते हैं। ऐसे लोग जो नोट से पढ़ रहे थे, जो शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रहे थे, जो इस थ्योरी में थे कि बस इतना पढ़ लेंगे सिलेक्शन हो जाएगा, उन लोगों के लिए ये एक करारा जवाब था। ये पेपर उनके लिए बहुत अच्छा था जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। वो लोग जो यूपीएससी के सिलेबस को ध्यान में रखते हैं, वो लोग जो यूपीएससी में आने वाले सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे, ना कि कोचिंग के नोट्स, वो लोग जो करंट अफेयर्स समझ रहे थे, ना कि करंट अफेयर्स के नोट्स पढ़ रहे थे। तो ये पेपर एक ऐसा पेपर था जिसमें सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा ऐसी चीज़ें पूछी गई जो अब तक 2-4 साल में नहीं पूछी गई। सब्जेक्ट में जो चीज़ें पूछी गई उनको पूछने का तरीका बदल दिया गया। तो भाई ये यूपीएससी ने ये तो नहीं कहा कि हम इतना ही पूछेंगे, इसके आगे चीज़ें नहीं पूछेंगे, ये भी नहीं कहा कि हम बिल्कुल डायरेक्ट ही पूछेंगे। वो जब आपको चीज़ें आती हैं तो वो पूछने के तरीके भी तो बदल सकते हैं, वो क्वेश्चनिंग का पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल सार अगर कहा जाए तो कुछ ऐसा है कि हमें लगता है कि यूपीएससी में हम समझ गए हैं कि क्या आता है, और यूपीएससी कहती है कि भाई हमें वो आदमी चाहिए, हमारा पूरा सार ये होता है कि हम कम से कम पढ़ करके कैसे सेलेक्ट हो जाएं। यूपीएससी उस इंसान को ढूंढ रही है जो दूसरे से ज़्यादा पढ़ता है, जो दूसरे से बेटर है। तो ये शॉर्टकट वालों के लिए कठिन था, लेकिन ऐसे लोग जो दूसरे से बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं, जो विषय को अच्छे से समझ रहे हैं, जो करंट अफेयर्स में अपनी समझ डेवलप कर रहे हैं, जो दूसरों से थोड़ा सा अलग पढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए पेपर बहुत आसान था। और मैं ये कहूँगा कि ये पिछले 10 साल में अब तक का सबसे अच्छा यूपीएससी का पेपर था, जो सच में उस व्यक्ति की पहचान करेगा जो हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है और अगले 30 साल जो इस देश को लीड कर पाएगा। क्या बात है, यहाँ पर तो शिक्षक ने बात ही बदल दी, क्योंकि ऐसे बहुत से यहाँ पे विद्यार्थी जिन्होंने तैयारियाँ की होंगी वो ये सोच रहे होंगे कि किस तरीके से एक पेपर आया जो हम नहीं कर पाए, और कई लोग तो ऐसे भी होंगे जिसने क्विट कर दिया होगा आगे पेपर देने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से अगर चैलेंज है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जब आप जिस एक बड़े एम्बिशन की तरफ जाते हैं, एक बड़ा एम रखते हैं, गोल रखते हैं, तो उसकी तैयारी भी कुछ हट कर होती है। जैसे कि आपने बोला कि ये बेस्ट पेपर था अभी तक का। अब बात आती है अप्रोच की, कि आपने तो बोला ये बेस्ट था, लेकिन आपने ये भी कहा कि वो बच्चे जो शॉर्टकट कर रहे थे उनके लिए ये बेस्ट नहीं था जी। तो अगर वो बेस्ट करना चाहते हैं तो क्या अप्रोच, क्या रणनीति होनी चाहिए, वो मैं जानना चाहूँगी। देखिए, बहुत बेसिक सी चीज़ ये है कि इसमें कुछ 2 ही तरह का कंटेंट है। एक कोर्स सब्जेक्ट होते हैं, जनरल स्टडीज़ के कोर्स सब्जेक्ट होते हैं। उन कोर्स सब्जेक्ट में ये चाहते हैं, चूँकि इस देश को चलाने के लिए इस देश के इतिहास की आपको समझ होनी चाहिए। इतिहास के नोट्स नहीं रटे होने चाहिए, इतिहास की समझ होनी चाहिए। इतिहास आप किताब से पढ़ो, एनसीईआरटी से पढ़ो, आप डॉक्यूमेंट्री देखो, आप इन जनरल आप घूम करके इतिहास समझ लो। तो आपको इस देश के इतिहास की समझ होनी चाहिए, ना कि इतिहास के नोट्स को रटना है। आपको इस देश की राज्य व्यवस्था की समझ होनी चाहिए, जिससे इस देश चल रहा है, जिससे इस देश की व्यवस्था चल रही है। इस देश में इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं इसकी आपको समझ होना चाहिए, क्योंकि आप इस इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट हैं। तो प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि हम विषय को नहीं समझ रहे हैं, हम उसको रट रहे हैं। अगर आपका विषय में इंटरेस्ट है, आपके चारों तरफ ये विषय फैला हुआ है, सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो कोर्स सब्जेक्ट हैं उनकी आप कॉलेज लेवल की स्टैंडर्ड एकेडमिक बुक पढ़िए। स्टैंडर्ड एकेडमिक बुक पढ़िए, प्रिपरेटरी बुक मत पढ़िए। अगर आपने स्टैंडर्ड एकेडमिक बुक पढ़ी तो वो आपको सीमित नहीं करेगी, वो आपके दिमाग के दरवाजे खोल देगी और आप अपने आसपास उस विषय को आगे बढ़ाते रहेंगे, उसे इवॉल्व करते रहेंगे। ये पहला काम है जो करना चाहिए। आप ये चेंज देखिए, ज़्यादातर ऐसे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं जो बच्चे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जिनने एकेडमिक बुक्स पढ़ी हैं। एकेडमिक बुक से उनका सब्जेक्ट एक्चुअली उनका दिमाग खुल गया उस सब्जेक्ट में। तो पहले अच्छी किताबें पढ़ना शुरू करिए, सब्जेक्ट में दिमाग खोलिए, सब्जेक्ट में दिमाग बंद मत करिए। जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस परीक्षा का आधा हिस्सा करंट अफेयर्स से इंस्पायर्ड होता है, और करंट अफेयर्स बहुत बेसिक सी चीज़ है। आप भारत सरकार का हिस्सा बनने वाले हो तो भारत सरकार ये चाहती है कि आपको ये पता हो कि भारत सरकार क्या काम करती है, उसकी क्या संरचना है, उसकी कौन सी नीतियाँ हैं, उसकी कौन सी अधिनियम है, भारत सरकार के सामने क्या चुनौतियाँ हैं, भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं, उन इनिशिएटिव में क्या फेल हुआ, क्या वो हुआ, उसकी क्या डिटेलिंग है। अगर आप जिस सिस्टम का हिस्सा बनने वाले हो, वो सिस्टम आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप हमें समझ लो आने से पहले, तो इसमें क्या बुराई है, यही तो करंट अफेयर्स है। लेकिन हम सरकार को नहीं फॉलो करेंगे, सोशल मीडिया पे 50 पेज फॉलो करेंगे, पर हम गवर्नमेंट के किसी पेज को फॉलो नहीं करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट को अच्छे से फॉलो करते थे, चलिए कोई बात नहीं, अब तो आजकल आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी फॉलो कर रहे हैं तो ढंग का एक अखबार पढ़ लीजिए। ये पेपर उन लोगों के लिए भी आसान था जिसने साल भर ढंग का एक अखबार पढ़ा है। आप अखबार पढ़ते नहीं हैं, आपको लगता है कि अखबार भी कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए पढ़ करके दे दे, तो उसके लिए कठिन है। बस 2 काम करिए। पहला, विषय को अच्छी किताब से पढ़िए और अपना दिमाग खोलिए, उसमें रुचि डेवलप करिए, उसे लगातार अपडेट करिए अपने आसपास की दुनिया से। और दूसरा, सरकार के हर विभाग से जुड़ी चीज़ें जो खबरों में आ रही हैं उसे समझिए, उनके मंतव्य को समझिए, उसे अपने दिमाग में बैठाइए, उसे एनालाइज करना सीख लीजिए। यूपीएससी बेहद आसान हो गया है।
सीधी सी बात है कि अगर हम जिस कुर्सी पे बैठना चाहते हैं हमको वैसा बनना ही पड़ेगा, और वो एग्ज़ाम क्रैक करने से पहले ही हम जी वैसे बन लें, उसके बाद ही मुझे लगता है उसको क्रैक कर पाएंगे। जी ये थोड़ा सा रिवर्स हो गया। जी यहाँ पे मैं आदित्य आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने 4 बार प्रीलिम निकाला यूपीएससी का, अब क्या, मतलब क्या आगे आपकी सोच रखती है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, आप यहाँ पे क्या सोचते हैं? मैम जितने ही मैंने अटैम्प्ट दिए तो मुझे यही लगा मैं काफ़ी क्लोज था, तो वो चीज़ मुझे मोटिवेट करते रही कि मैं इसको जो भी गैप है उसको फुलफ़िल करूं और जो है परीक्षा में कुछ उत्तीर्ण होके एक अच्छी पोस्ट पाऊं। तो अब यही है कि अभी जैसा सर ने डिस्कस किया बहुत सारी चीज़ें हैं, रिस्क फैक्टर जो है यूपीएससी का काफ़ी बढ़ गया है, तो वो रिस्क फैक्टर को देखते हुए आपको एवेल्युएट करना पड़ेगा क्या यू आर इन द पोजीशन जो आप वो रिस्क को ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, और अगर रिस्क को आप ले सकते हैं तो कितने कितने अटैम्प्ट दे सकते हैं। तो मैं साथ में क्योंकि अपना जॉब भी कर रहा था और उसमें भी था, तो मेरे लिए वो रिस्क फैक्टर उतना नहीं था। लेकिन अगर जो जॉब नहीं कर रहे हैं तो दे हैव टू कम अप विथ सम बैकअप प्लान, कोई बैकअप प्लान आपका होना ज़रूरी है ताकि आप सिर्फ प्रिपरेशन में ही अपना जो है समय ना बर्बाद करें, है ना जी। आदित्य, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकना चाहती हूँ क्योंकि जी आपने बोला कि आपका एम अगर यूपीएससी है जी तो आप सिक्योरिटी की तो नहीं सोच सकते हैं। मुझे ऐसा जी लगता है, सर से भी हमारा डिस्कशन हो रहा था कि हम जॉब को अगर सिक्योर करने की सोचेंगे तो जी शायद हम यूपीएससी से दूर हो जाएंगे। आपने 4 बार प्रीलिम जी निकाला, बहुत नज़दीक आप रहे, लेकिन जी शायद ये एक कारण रहा होगा आपकी जॉब जो नहीं छोड़ी। इसको लेकर भी मैं जानना चाहती हूँ कि अगर तैयारी कर रहे हैं, जॉब में हैं, जी तो जॉब को छोड़ देना बेहतर है? लक्ष्मी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, या उसके साथ रहते हुए तैयारी करना चाहिए? देखिए मैं हमेशा से ये मानता रहा हूँ कि सिविल सर्विसेज एक फुल टाइम काम है, और फुल टाइम काम का मतलब कुछ ऐसा है कि देखिए इसके सिलेबस बहुत बड़े हैं, आपको बड़े बड़े विषय कंप्लीट करना है, आपको अपने दिमाग को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने स्किल सेट को सिविल सर्विसेज के हिसाब से बनाना है। तो इन सब चीज़ों में अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं, आपकी अच्छी स्कूलिंग, अच्छा कॉलेज नहीं हुआ है, तो आपको इसमें कम से कम 2 साल का वक्त लग जाता है। अगर आप अच्छे ग्रूम्ड हैं, आप अच्छे स्कूल कॉलेज से आए हैं, तो आप में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी इनबिल्ट होती हैं। तो फिर भी पहला तो प्रथम दृष्टया चीज़ तो ये मैं कहूँगा कि ये फुल टाइम काम है, आप इसके साथ कुछ और करेंगे तो इसका समय उसमें जाएगा। लेकिन कब तक फुल टाइम? अगर आप 2 साल इसको अच्छे से दे देते हैं, साल 2 साल बहुत अच्छे तरीके से दे देते हैं, और एक बार आप वो सारी चीज़ें कर चुके हैं, उसके बाद आपको बार बार बस फिनिशिंग करने की ज़रूरत है, बार बार केवल इनरिचमेंट करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो उस समय आप किसी कैरियर ऑप्शन पर जा सकते हैं। देखिए बैकअप के कई मतलब होते हैं। बैकअप का मतलब होता है लोग अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन इसलिए करते हैं, इंजीनियरिंग करके इसलिए आते हैं आईआईटी में पढ़ के कि अगर यूपीएससी नहीं हुआ, क्योंकि यूपीएससी में सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी कम है, तो अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो मेरे पास एक सेकंड कैरियर ऑप्शन है, तो ये बैकअप अच्छा है। दूसरा ये होता है कि कई लोग एक्चुअली इसलिए जॉब करते रहते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्हें जॉब करना है। तीसरा, कई बार ये भी होता है कि तैयारी अपने आप में इतना डिप्रेसिंग फेज़ होता है, क्योंकि 2 साल तक, 3 साल तक आप सोशली किसी से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, आपको हर दिन कोई चैलेंज नहीं मिलता, हर दिन अप्रिशिएशन नहीं मिलता, हर दिन मोटिवेशन नहीं मिलता, हर दिन सोशल रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, तो कई बार उससे भी आप बहुत डल हो जाते हैं। तो कुछ लोग इस पर्पज़ से भी जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। तो मेरा अगर एक लाइन में उत्तर हो तो यदि संभव हो तो तैयारी के साथ जॉब ना करें। अगर करना है तो कम से कम 2 साल जब आप पूरी तैयारी से गुजर चुके हैं उसके बाद आप जॉब कर सकते हैं, और जॉब भी पर्पसली देख लीजिए कि आपको क्यों करना है। बिल्कुल। आदित्य, यही प्रश्न मैं आपसे करना चाहती हूँ जी क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया है जॉब के साथ, अपने तैयारी की, और बखूबी आपने प्रीलिम भी निकाला है, और कई जी सारे मैम। एग्जाम में तो आप इंटरव्यू तक भी गए हैं। तो क्या आपको ऐसा लगा कि अगर मैं जॉब नहीं कर रहा होता तो शायद मैं यूपीएससी के भी इंटरव्यू क्रैक कर चुका होता? क्या ये आपको कभी महसूस हुआ? मैम वही जो सर ने कहा कि दोनों चीज़ के प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं, तो 1-2 साल तक ज़रूर आप जो है पूरा फुल टाइम दें। और मुझे लगा डेफिनेटली, खासकर मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में लगा कि अगर मैं जॉब नहीं कर रहा होता तो मैं शायद ज़्यादा समय दे पाता। लेकिन 2-3 साल बाद मुझे ये लगने लगा कि जॉब करना मेरे लिए फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि जो मेरे दूसरे दोस्त भी हैं वो भी जो नहीं निकाल पाए एग्ज़ाम, तो उनकी मेंटल हेल्थ, जॉब ना करना और जो रिस्क फैक्टर है वो उनको एक तरीके से हमेशा परेशान करता रहा। तो 2-3 साल तक आई वुड से कि जो सर ने कहा, मैंने भी वही एक्सपीरियंस किया कि अगर मैं शायद नहीं करता उस समय जॉब तो मैं शायद तभी क्रैक कर लेता। लेकिन उसके बाद बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि आफ्टर दैट इट इज़ बेटर कि आप जॉब, क्योंकि आप यूज टू भी हो जाते हैं अपने जॉब पे, अपने प्रोफाइल में।
जी मैम। बिल्कुल। लक्ष्मी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करी जाती है, आम तौर पे देखा गया है कि ग्रेजुएशन करते करते ही एक ख्याल आता है कि हमें यूपीएससी करना है, या फिर हम तब अपनी कैलिबर को समझ पाते हैं, जी। या तब हम सीरियस होते हैं। क्या सही समय होता है? अगर हम तैयारी की बात करें तो छोटी छोटी जो तैयारियां होती हैं वो हमें कब से शुरुआत करनी चाहिए? और एक बड़ा चलन होता है डमी स्कूल से अपनी कर लेना, क्लासेस कर लेना, या कॉलेज से कर लेना, तो वो क्या सही तरीका हो सकता है इसमें? देखिए, पिछले कुछ समय से, खासतौर पे जब से ये सोशल मीडिया और रील्स का ज़माना आया है, तब से सिविल सर्विसेज बहुत ग्लैमरस दिखने लगी है। और अब उसके कारण चूँकि हर तरह के मोटिवेशन का एक्सेस हर तरह के लोगों तक है। जो भी मोबाइल चलाता है, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, उसे जो है सिविल सर्विसेज का ग्लैमर दिखता है। और सरप्राइजिंगली आजकल स्कूल के बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, जो कि बहुत घातक है। स्कूल में आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट एक बहुत बड़ा चलन ये भी है कि लोग जो है डमी कॉलेज ले लेते हैं। उनको लगता है कि बस ऐसा जिसमें डिग्री हो जाए और उसके साथ साथ वो यूपीएससी की तैयारी करेंगे। और एक और गलत फहमी है कि हम जितने ज़्यादा साल तैयारी करेंगे, हमारी उतनी ज़्यादा संभावना बढ़ेगी सिलेक्शन की। यहाँ दो महत्वपूर्ण विषय हैं। पहली चीज़ ये है कि सिविल सर्विसेज पढ़ने से बहुत ज़्यादा स्किल की परीक्षा है, अप्रोच की परीक्षा है, आपके मैच्योर दिमाग की परीक्षा है। तो पहली चीज़ तो जो स्किल्स हैं, जो बेसिक स्किल्स हैं, जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति की स्किल हैं कि उसे चीज़ें समझ में आती हों, वो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को एनालाइज कर पाता हो, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाता हो, राइटिंग स्किल हो, स्पीकिंग स्किल हो, आर्गुमेंटेशन हो, ये सारी स्किल्स उसमें तब डेवलप होती हैं जब उसने बहुत अच्छी फॉर्मल एजुकेशन की हो। और ये बहुत कॉमन सा फैक्ट है कि ज़्यादातर जो टॉपर्स हैं वो बहुत अच्छे स्कूल्स के साथ साथ बहुत अच्छे कॉलेजेस में पढ़े हैं। तो डमी कॉलेज लेना सबसे बड़ी गलती है, जो कभी नहीं करना चाहिए। आप जितने अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे, आप उतने अच्छे ग्रूम होंगे, और आपकी ग्रूमिंग अगर अच्छी हो गई तो 85% 90% आपकी तैयारी यूपीएससी की हो गई। कंटेंट केवल 10% भूमिका निभाता है, और यूपीएससी का कंटेंट 1 साल की तैयारी में पूरा हो जाता है, अगर आप स्किल्ड हैं तो। और अगर आप स्किल्ड नहीं हैं, आप 25 साल पढ़ते रहिए सिलेबस को, आपका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ना आपको समझ में आना है, ना आप उसे एनालाइज कर पाएंगे, ना आप उसे एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो मैम, आपके इस सवाल का जो पहला जवाब है कि आइडियल टाइम तैयारी का तभी होना चाहिए जब आप ग्रेजुएट हो जाएं। ग्रेजुएशन के साथ आप इनडायरेक्ट तैयारी शुरू कर सकते हैं। इनडायरेक्ट तैयारी का मतलब कि आप उस फील्ड का अप्रोच डेवलप कर सकते हैं। अब आपको पब्लिक लाइफ में जाना है तो आप पब्लिक लाइफ में इंटरेस्ट लेने लगिए, देश दुनिया में जो चल रहा है उसे समझने की कोशिश करिए। आपको अपने विचार बनाना शुरू कर देना चाहिए, आप चीज़ों को समझना, उसके बारे में ओपिनियन क्रिएट करना शुरू कर देना चाहिए। डिबेट में हिस्सा लीजिए, डिस्कशन में हिस्सा लीजिए। किसी चीज़ पर कोई ख्याल आता है तो उसे लिखना शुरू कर दीजिए, आर्टिकल्स लिखिए, ब्लॉग्स लिखिए। ये तैयारी आप कर सकते हैं ग्रेजुएशन के साथ साथ। अदरवाइज जो सेलेक्ट होता है वो है जिसने ग्रेजुएशन के बाद तैयारी की है। मतलब पहले आप स्किल्ड हो जाइए, उसके बाद आपको 1 साल से ज़्यादा नहीं लगेगा अगर आप अच्छे से स्किल्ड हैं तो। और आप 25 साल तैयारी करिए, अगर स्किल नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। द बिगेस्ट थिंग, यूपीएससी का कंटेंट मैच्योर दिमाग ही अच्छे तरीके से समझ सकता है। जो 20-21 साल का दिमाग ही होता है, उससे कम वाला दिमाग यूपीएससी के कंटेंट को रटता है, समझता नहीं है। और ये समझने की परीक्षा है। बिल्कुल। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लेना चाहिए आदित्य से जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज का दिन हम बात करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स डे की बात करते हैं, लेकिन आज का जो दिवस है वो कुछ अलग है, शायद हमने सुना भी ना होगा। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस है आज। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक रिसर्च की गई है, हेल्पेज नामक संस्थान है, जो एक रिसर्च सामने जो आती है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि देश में हर 2 में से 1 बुजुर्ग महिला शारीरिक हिंसा का शिकार है, जिसमें से 46% महिलाएं जो अनादर, 40% भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार झेलती हैं। और ये जो रिसर्च की गई है ये 22 राज्यों में और 5 महानगरों समेत इस रिसर्च को किया गया है। और वहाँ पे ये बताया गया है कि बुजुर्ग जो हैं वो ज़्यादा दुर्व्यवहार के शिकार हो रहे हैं। और मुझे लगता है इसीलिए आज का 2 दिन है, जागरूकता दिवस है, उनको हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से उनका ध्यान रखना चाहिए और उनको उतनी ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए जो कि वो कई समय पहले हमारे घर में रखते थे। और इसी के साथ में मैं आगे बढ़ती हूँ, और जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे आदित्य आपसे कि ऑप्शनल के तौर पे अगर हम सब्जेक्ट का चयन करते हैं तो आपको क्या लगता है कि कैसे समझें कि हमें क्या लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमारे एक कॉलर जुड़ गए हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर प्रदीप साहू जी जुड़े हैं। स्वागत है आपका, प्रश्न कीजिए। तपस्या, थैंक गॉड कि आज आपका नंबर लग गया। कितने थर्सडे ऐसे निकल गए कि रिंग बजती रहती, कोई उठाता नहीं है। ये पूछना चाहता हूँ लक्ष्मी चंद मिश्रा जी से कि कोई कैंडिडेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पूरा क्वालिफाई करना चाहता है, प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू,
तो उसको कौन से सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए और कैसी उसकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बस शॉर्ट में ये बता दीजिए आप। बिल्कुल डॉक्टर प्रदीप जी, हम यही प्रश्न आदित्य से कर रहे हैं कि क्या चयन होना चाहिए सब्जेक्ट का, वो हमारे कॉलर भी यही जानना चाहते हैं, तो आपका क्या इस पे उत्तर रहेगा? बाकी सब्जेक्ट तो कॉमन ही रहते हैं, जैसे सबको पता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट हमें चूज़ करना होता है, तो उसमें दो फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है। वन इज़ द इंटरेस्ट, आपका उसमें रुचि है कि नहीं। तो अगर आप मतलब टफ सब्जेक्ट भी लेते हैं, जैसे लोग मैथ्स लेते हैं जो माना जाता है कि टफ़ है, लेकिन उसमें बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, 300 स्कोर कर रहे हैं, 350 स्कोर कर रहे हैं। और दूसरा है कि उसकी गाइडेंस अवेलेबल है कि नहीं मार्केट में। तो कई बार लोग, क्योंकि उनका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इंजीनियरिंग होता है, तो वो ये सोच के कि मुझे ये आता है मैं ले लेता हूँ, लेकिन शायद कभी कभी किसी सब्जेक्ट में आपको उतनी अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती। तो मार्केट में गाइडेंस हो, दैट इज़ वो सेकंड फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको वो सब्जेक्ट के साथ पूरे साल, 2 साल और हो सकता है उससे ज़्यादा भी रहना है। तो जब तक आपकी रुचि ही नहीं है तो फिर आप उसमें कैसे मार्क्स स्कोर करेंगे। अच्छा, ये भी देखा गया है कि कई बार चेंज कर देते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट स्टूडेंट्स जो हैं बदल देते हैं, क्या वो सही होता है ऐसा करना? मैम अगर आपको लग रहा है कि कुछ आपने बहुत ही बड़ी एरर कर दी है, तभी और जल्दी आप इसको समझ जाते हैं तभी चेंज करें। अगर आप बहुत ज़्यादा समय लगा चुके हैं उस विषय में, आपने एक पकड़ बना ली है, तो मेरे ख्याल से फिर आपको उसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए। बिल्कुल। जी। सर, हाल ही में मैं न्यूज़पेपर में भी पढ़ रही थी कि अगर हम हिंदी मीडियम की बात कर रहे हैं तो काफ़ी सालों के बाद में हिंदी मीडियम के छात्रों का सबसे ज़्यादा चयन हुआ है। जी। क्या खास वजह आपको लगती है इसके पीछे? देखिए, पहली चीज़ तो ये समझिए कि हिंदी मीडियम का ये जो इस साल हम सेलिब्रेशन मना रहे हैं, ये उतना सेलिब्रेशन की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप आज से 15 साल पहले जाइए तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के सिलेक्शन 50-50 थे। और हिंदी पट्टी जो है पूरी उत्तर भारत में, वहाँ यूपीएससी देने वालों की संख्या कभी कम नहीं हुई। पिछले कुछ सालों से लगातार लोग यूपीएससी दे रहे थे, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा था। उसका बहुत बड़ा कारण जो था वो पेपर ऐसा था जिसे कोचिंग्स या जो एक तरीके से जो स्मार्ट प्रैक्टिसेस हैं उससे लोग आसानी से क्रैक कर लेते थे, और ऐसे लोग जो कोचिंग्स में नहीं हैं, गांव कस्बे में बैठे हुए हैं, उनके लिए इसको क्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। पहली बार मतलब पिछले 3-4 साल से यूपीएससी के अप्रोच में एक बड़ा फ़र्क देखने को मिला है। वो एक्चुअली इक्वल लेवल पे ला रहे हैं सबको। मतलब पेपर ऐसा आ रहा है कि अगर आपने विषय को गंभीरता से अपने घर में, अपने गांव में बैठ के भी पढ़ा है, तो आपका बहुत आसानी से प्रीलिम्स निकल रहा है। आपके पास बहुत संसाधन नहीं है, अगर आप बस अपनी लगन के साथ, मेहनत के साथ पढ़ रहे हैं, तो अब विषय पढ़िए। आपके पास कोई कोचिंग नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, तो भी आप बहुत आसानी से प्रीलिम्स तो निकाल लेते हैं। अच्छा, होता ये था कि हिंदी मीडियम का बच्चा बहुत मेहनती होता है, बहुत स्किल्ड होता है, लेकिन वो प्रीलिम्स में ही बाहर हो जाता था। अच्छा, प्रीलिम्स के बाद एक और अच्छी चीज़ डेवलप हुई कि हिंदी मीडियम को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं आगे आईं, और उन संस्थाओं ने दिल्ली में लोगों को फ्री रहना, मुफ्त में मतलब लाइक फ्री रह करके वहाँ पे मेंस की ट्रेनिंग करना, मेंस की प्रैक्टिस कराना शुरू किया, जिससे हिंदी मीडियम के वो बच्चे जो पैसे की कमी के कारण नहीं पढ़ पाते थे, मेंस की तैयारी नहीं कर पा रहे थे, उनको दिल्ली अच्छा इकोसिस्टम दे रहा है। सामाजिक संस्थाएं हैं, कुछ कोचिंग संस्थाएं भी हैं जो ये बहुत अच्छी कोशिश कर रही हैं। राज्य सरकारें बहुत मेहनत कर रही हैं इसमें। और एक और चीज़ थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब समझने वाली है, और वो ये कि कहीं ना कहीं कंटेंट की जो पहले कमी थी, वो बहुत एलीट कंटेंट होता था। मतलब जो करंट अफेयर्स होता था, जो विषयों पर कंटेंट आते थे, वो मोस्टली इंग्लिश में आते थे। हमारे देश की खूबसूरती यह है कि यहाँ पे हिंदी बोलने वाले लोग इतने ज़्यादा हैं, इतना बड़ा बाज़ार है हिंदी का, कि बॉलीवुड से लेकर के हर चीज़ जो है वो हिंदी में आने लगी। सो एज हमारे देश में ज़्यादातर न्यूज़ मीडिया भी अब हिंदी में आ गया है। आपको आप अमेरिकन रेडियो सुनिए, आप जर्मन रेडियो सुनिए, सब हिंदी में अपने वेबसाइट दे रहे हैं। तो पिछले कुछ समय से बाजार के कारण समझ लीजिए, या जिस कारण से समझिए, ऑनलाइन दुनिया में हिंदी का कंटेंट बहुत स्तरीय मिल गया है। तो घर बैठे हिंदी का कंटेंट आपको फ्री मिल रहा है। अगर आप में लगन अच्छी है तो आप आसानी से अब घर बैठ करके तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो गैप था ये टूट गया है, और ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ये सिलेक्शन 54 नहीं, ये सिलेक्शन 500 होना चाहिए था, 540 होना चाहिए था, तब हिंदी मीडियम के साथ सही न्याय होगा। बिल्कुल, ये सपना भी ज़रूर पूरा होगा आपका। और इसी के साथ मैं आदित्य, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अधिकतर गलतियाँ कहाँ होती हैं? जब हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट की बात करते हैं कि हमने इनिशियली 1 ईयर हो गया, हमें समझ में आता है कहाँ गलती हुई, दूसरे साल भी नहीं हो पाया, कुछ अंकों से हम रह गए, या हमारा किसी भी कारण से नहीं होता, तो आम तौर पे आपको क्या लगता है कि जो बच्चे होते हैं वो कहाँ गलतियाँ करते हैं, स्टूडेंट्स से कहाँ गलती होती है? 2 फैक्टर हैं इसमें। एक तो जैसे सर ने बताया कि पूरी तरीके से हम प्रिपेयर ही नहीं हैं। जो हमारी ग्रूमिंग होनी चाहिए थी एट द ग्रेजुएशन लेवल, वो नहीं हुई प्रॉपरली। हमारी कम्युनिकेशन नहीं है, हमारा आइडिएशन ही अभी डेवलप नहीं हुआ।
तो हम पेपर में कूद पड़ेंगे तो अल्टीमेटली फेलियर जो है वो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गाइडेंस और मिस गाइडेंस, तो ये मार्केट जो है यूपीएससी का बहुत बड़ा है, इसमें 90% मिस गाइडेंस है, देयर इज़ ओनली 10% गाइडेंस। तो राइट गाइडेंस लेना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सर अभी डिस्कस कर रहे थे कि यूपीएससी में अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है, तो अनसर्टेनिटी तब बढ़ रही है जब हमने सभी चीज़ों को बहुत ही रिजिड फॉर्मेट में डेवलप कर लिया है। हम चाहते हैं कि यूपीएससी वैसा ही एग्ज़ाम दे, वैसा ही सब पूछे, और जैसे ही वो थोड़ा सा डेविएट करता है हमें लगता है कि अब तो होना संभव ही नहीं है। लेकिन अगर हम एक जो कन्वेंशनल तरीका होता है पढ़ाई करने का, सिलेबस को प्रॉपरली एनालाइज करें, टेस्ट सीरीज़ लिखें, प्रीवियस ईयर मॉक्स लगाएं, तो ये एग्ज़ाम उतना डिफ़िकल्ट है नहीं। लेकिन जो एक कॉस्मेटिक मार्केट चल रहा है जिसने जो सब चीज़ों को एक फ्रेमवर्क में देखता है, यूपीएससी लगातार ट्राई कर रहा है कि उसको वो ब्रेक करते जाए। और इसके साथ मैं ऐड करूँगा कि लोगों को ये जितनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ रही है वो कोचिंग की तरफ और ज़्यादा जा रहे हैं, जबकि यूपीएससी का इंटेंशन ये है कि आप कोचिंग से बाहर निकलें। तो मेरा जो 3-4 साल का एक्सपीरियंस रहा है, मुझे यही लगा है कि जो कोचिंग वाले हैं इन्हें भी नहीं पता कि करना क्या है। जी बिल्कुल, और इसी के लिए मैं लक्ष्मी सर आपसे ये प्रश्न करना चाहती हूँ, क्योंकि आदित्य का कहना है कि कोचिंग इम्पॉर्टेंट है लेकिन सब कुछ नहीं है। आप इस चीज़ से कितने सहमत हैं कि कोचिंग कब तक और कितनी मतलब भागीदारी निभाती है? देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ कि कोचिंग की भूमिका किसी भी बच्चे के सिलेक्शन में केवल 5% है, केवल 5% है। और अगर कोचिंग किसी का सिलेक्शन कराती होती तो कोचिंग में पढ़ने वाला हर बच्चा सेलेक्ट होता। बच्चा अपनी मेहनत से सेलेक्ट होता है, कोचिंग उसे सही अप्रोच या सही गाइडेंस दे देती है, सही डायरेक्शन दे देती है। पढ़ाई के 3-4 लेवल हैं, शायद ये जो हमारे कॉलर थे उनका भी उत्तर इसी में मिल जाएगा। पढ़ाई का जो पहला लेवल है वो होता है कि आपको ये विषयों में इंटरेस्ट है। कई बार होता है कि जो यूपीएससी के सब्जेक्ट हैं वो आपका बैकग्राउंड ही नहीं है, तो कोचिंग कई बार हमारा इंटरेस्ट डेवलप कर देती है। कई बार मूवी देख के भी हो जाता है। दूसरा जो होता है वो होता है कि सब्जेक्ट की डिटेलिंग कराते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनमें अनुशासन नहीं है, रोज़ बैठ करके वो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, वो किसी कोचिंग में जाकर के डिटेलिंग कर सकते हैं और उन्हें ये पता हो कि किस अप्रोच में डिटेलिंग करना है। तो एक डिटेलिंग हम नहीं कर पाते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम परीक्षा को नहीं समझ पाते हैं। कायदे से कोचिंग वाला परीक्षा को उतना ही समझेगा जितना आप समझ सकते हैं खुद। अगर आप थोड़ा साहस करें, जो यूपीएससी चाहती है कि आप खुद साहसी बने, आप पुराने पेपर्स उठाएं, आप अप्रोच देखें कि भैया क्या पूछते हैं, क्या नहीं पूछते हैं, क्या पढ़ना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो कोचिंग की यहाँ ज़रूरत आ जाती है। कोचिंग आपको अप्रोच दे देती है। और जैसा आदित्य जी कह रहे हैं कि कई बार ये मिस गाइडेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि उनने जो समझा उसी को आप भगवान समझ लेते हैं, उसी को आप सच मान लेते हैं। जो चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि अभ्यास करने की। अभ्यास करने में ये होता है कि कई बार हमें एक ऐसा माहौल चाहिए जिस माहौल में हम परीक्षा के तरह के टेस्ट बार बार लगाएं। वो हम खुद से कई बार नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हमें इकोसिस्टम चाहिए पड़ता है। द बिगेस्ट पार्ट इज़ मेंटरिंग, कि कई बार मैं अपनी तरफ से मैंने जो करके देख लिया, मैं बार बार वही गलती कर रहा हूँ, तो कोई मुझे बताए कि भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे करो तो तुम अच्छा कर जाओगे, तुम्हारी गलती दूर हो जाएगी। मेंटरिंग के लेवल पे कई बार पर बड़ी कोचिंग्स में मेंटर्स अवेलेबल ही नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास इतने बच्चे होते हैं। कई बार आपका सीनियर ही आपका अच्छा मेंटर हो जाता है जो 2 बार एग्जाम लिख चुका है। तो वाइजली आप मेंटर चुन लीजिए। अगर आप में अच्छा मोटिवेशन है, अगर आप में अच्छा अनुशासन है, अगर आप में थोड़ा सा चीज़ों को समझने की अप्रोच है, अगर आप में वो स्किल है, समझने की स्किल है, तो आपको कोचिंग की आवश्यकता ही नहीं है। बस कोई एक आध व्यक्ति जो पहले उस रास्ते पे चल चुका हो, कोई सीनियर आदमी, जो आदित्य जैसे लोग हो सकते हैं, वो हमें बताते जाएं कि बेटा ये गलती नहीं करना, ये करते जाना, और ये गलती कर रहे हो तो उसको ऐसे सुधार लो। बस इतनी ही भूमिका है कोचिंग की। अदरवाइज़ कोचिंग जाकर के 90% लोग कंफ्यूज होते हैं और रास्ते से भटकते हैं। बिल्कुल, हमें अनुभवी व्यक्ति के साथ जुड़ जाना चाहिए ताकि हम सही रास्ते पे जा सकते हैं। आपने लक्ष्मी जी यहाँ पे बहुत अच्छी जानकारी दी, और जो छोटी मोटी बातें जो हम लोग लगातार जिस पे चर्चा कर रहे थे, और बहुत सारे सवाल लेके लोग बैठे हुए थे कि कहाँ पे चूक हो रही है बच्चों से, जो उनके घर के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कहाँ चूक कर रहे हैं। वो मुझे लगता है कि आज के जो विषय जिस पे हमने चर्चा करी कि यूपीएससी परीक्षा का बदलता स्वरूप, उसमें पूरी तरीके से जानकारी आप तक पहुँच गई होगी। हमारे बीच में लक्ष्मी शरण मिश्रा जी थे और इसी के साथ में आदित्य सहारिया थे। आप दोनों समय निकाल कर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लेकिन दर्शकों, अगर मैं बात करती हूँ मध्य प्रदेश की, तो दूरदर्शन मध्य प्रदेश एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए लेकर आया है। उन लोगों के लिए जो स्टार्टअप में अपना भविष्य देखते हैं, स्टार्टअप में जिन लोगों ने मुकाम हासिल किया है, एक ऐसी सक्सेस स्टोरी बनाई है। वही सक्सेस स्टोरी आपकी, जी हाँ, मैं आप ही की बात कर रही हूँ, आपकी उस सक्सेस स्टोरी को हम दूरदर्शन कवरेज करना चाहता है। आपकी सक्सेस स्टोरी को तमाम लोगों के बीच में लेकर आता है। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है स्टार्टअप को लेके, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। आप मेल करेंगे
kbpl.cord@gmail.com, जो लगातार हम फ्लैश भी कर रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर। इस जीमेल एड्रेस पे आप हमको मेल करिएगा और अपनी स्टोरी ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ में यहाँ पे वक्त हो गया अगले सेगमेंट की तरफ हम लोग रुक करते हैं पर्यटन, जहाँ पे हम लेकर जाएंगे आपको बहुत ही खास मध्य प्रदेश का झाबुआ शहर में। आइए नज़र डालते हैं। झाबुआ सृष्टि की उदारताओं और मानवीय विडंबनाओं का संजाल। झाबुआ आदि धरा की आदिम सभ्यता से उपजे तिलिस्मों और रहस्यों का भूखंड झाबुआ। निगाह की हद तक फैली हुई छोटी छोटी पहाड़ियों, टीलों, उपत्यकाओं का विस्तार। दरअसल ये प्राचीनतम पर्वतों, विंध्याचल और सतपुड़ा की श्रृंखलाएं ही हैं जो यहाँ तक आते आते मालवा के पठार में रूपांतरित हो जाती हैं। इतनी एकात्म हो जाती हैं ये कि फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि विंध्या के बीच सतपुड़ा है कि सतपुड़ा के बीच विंध्या। यूं इनका सिलसिला भारत के पश्चिमी तट पर बने नर्मदा सागर से लेकर अरावली पर्वत के दक्षिणी भाग तक निरंतर है। इनकी परिधि में आते हैं सूरत, भड़ौच, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़ भी। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के सीमांत और पश्चिमी मध्य प्रदेश की आदि धरा पर बसी है आदिम जातीय भील सभ्यता। झाबुआ, धार, सैलाना में इनकी आबादी तुलनात्मक रूप से अधिक और गहन है। भील जनजाति भारत का तीसरा सबसे बड़ा जाति समाज है। बूढ़ी बुजुर्ग धरती की सिलवटों को यहाँ देखा और महसूस किया जा सकता है। संस्कृत के ग्रंथों में जो निषाद देश कहा जाता है वो यही है। इतिहास में चीनी यात्री फाहियान द्वारा इसी को भीलमान भील कहा गया है। ये सुविज्ञ है कि भील धनुर्धर जाति है। भील का अर्थ ही भेदना होता है। कहा भी गया है भीदंती इति भीलाः। ये अचूक निशानेबाज होते हैं। इनकी कथा हमें महाभारत में भी मिलती है। द्रोणाचार्य इनके लक्ष्य भेदन से इतने प्रभावित और आतंकित हुए कि इनसे इनका अंगूठा ही मांग लिया। एकलव्य की इस कथा के जमाने से भील अपने धनुष पर तर्जनी और मध्यमा उंगलियों के द्वारा ही प्रत्यंचा तानता है। इनके हाथ से अंगूठे का इस्तेमाल तो जाता रहा, परंतु निशाना नहीं गया। ये आदिवासी वनांचल इसलिए सुप्रसिद्ध है कि बहुत पहले जबकि राठौड़ राजवंश का राज्य था, आदिवासी यहाँ पर अपना आधिपत्य रखते थे। वे राजा भोज को भी अनेक युद्धों में सहायता देते थे। धीरे धीरे यहाँ पर लबाना नायकों ने अपना शासन स्थापित कर लिया और ये वन भूमि और वनांचल में सिरकते गए। आदिवासी समाज अपना उत्थान, अपना उद्गम कुशलगढ़ राजस्थान के ढोलका गांव से मानता है। कसूर और डामोर इनकी प्रमुख जातियां हैं और ये बड़े गौरव के साथ अपनी संस्कृति को सहेजे हुए हैं।
तो दर्शकों, पर्यटन के बाद सीधे हम जोड़ते हैं आपको हमारे मेहमान से, और हमारे बीच में मौजूद हैं अंकित सिंह, जो कि सदस्य हैं सहयोग समूह से, और इसी के साथ में हमारे बीच में है लक्ष्मण गुप्ता जी, जो कि लाभार्थी हैं। अंकित जी और लक्ष्मण जी, हम दोनों आप दोनों का स्वागत करते हैं। और इसी के साथ में शुरुआत अंकित जी आपसे करते हैं हम। आप सहयोग समूह के सदस्य हैं, लगातार आप कई वर्षों से जुड़े हुए हैं और ब्लड डोनेशन को लेकर आप बहुत काम कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ सबसे पहले कि सहयोग समूह किस तरीके से काम कर रहा है, ब्लड डोनेशन के अलावा वो और कौन से क्षेत्रों में काम कर रहा है? मैम, सहयोग समूह की वैसे हम बात करें स्थापना की तो ये हुआ था कोविड के दूसरे वेव में। जब कोविड का दूसरा वेव आया तब हमने देखा कि लोग बहुत परेशान हो रहे हैं ब्लड के लिए, प्लाज्मा के लिए, क्योंकि उस समय इतनी डिमांड हो चुकी थी कि पता नहीं चल पा रहा था और लोग डर भी रहे थे बाहर निकलने में। तो हमने रैंडम भोपाल के मित्रों ने मिलकर के ग्रुप बनाया और उसके बाद रेगुलर हम काम करते रहे। तो हमें देखने में ये आया कि जो पूरे देश भर के, प्रदेश भर के जो एक्टिव यूथ हैं, चूँकि मैं कई संस्थाओं के साथ भी काम करता हूँ, नेहरू युवा केंद्र संगठन हो गया या फिर NSS हो गए, इससे पहले भी मैं कई संस्थाओं के साथ काम करता था, तो सारे यूथ एक साथ जुड़े तो उन्होंने एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया। और जब मदद करना शुरू किया तो हमारा जो ग्रुप था वो एक बड़ा ग्रुप बन गया, और इसके साथ साथ जो पूरे देश भर से केसेस आने लगे तो हमने उनका रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया। मुझे अभी भी याद है कि जो पहला केस आया था हमारे पास वो आया था कश्मीर से, और इवन स्थिति जानते हैं कि कश्मीर की स्थिति क्या थी उस समय, जब बाइफर्केशन भी हुआ ही था और इंटरनेट की सुविधाएं भी नहीं थी। मैं पढ़ाता भी था ऑनलाइन, तो मेरे कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग प्रकार के थे। तो मुझे अभी भी याद है कि मैंने ट्विटर पे दिव्य प्रकाश दुबे हैं, एक ऑथर हैं, बहुत अच्छे ऑथर हैं, मैंने उनको मैसेज किया, क्योंकि वो भी यूपी से आते हैं और मैं भी यूपी से आता हूँ उस समय। तो और मैंने उनके कई किताबों का रिव्यू भी किया था। तो उन्होंने ट्विटर पे कुछ लिंक्स थे मुझे शेयर किया, और शेयर करके मुझे बताया कि इनसे आप डेटा को अच्छे से वेरीफाई करके जो जेन्युइन केसेस है उनके लिए आप मदद पहुंचा सकते हो। तो उस सहयोग समूह की शुरुआत कुछ इस प्रकार से हुई थी, और फिर धीरे धीरे हम काम करते गए, लोग जुड़ते गए और मदद मतलब हम करते चले गए। और अब स्थिति ये है कि मतलब मैं कह सकता हूँ कि हम अभी तक 2000 से ज़्यादा ब्लड डोनेशन करा चुके हैं पूरे भारतवर्ष में। और भोपाल में तो स्थिति ये है मैम कि जितने भी हॉस्पिटल से हमें जाना भी नहीं पड़ता है, एक मैसेज मात्र से और कॉल मात्र से वो ब्लड प्रोवाइड करा देते हैं। और बच्चे अब मैसेजेस करते हैं कि हमें ब्लड डोनेशन कराना है। जैसे अभी 2-3 दिन पहले एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया, मैं यहाँ पर नहीं था, हालांकि मैं बाहर गया था, तो उन्होंने मुझे मैसेज करके बोला कि भैया मुझे ब्लड डोनेशन करना है। और वो आए थे बैरागढ़ से, और तो मैंने बोला कि आप कहाँ पर हो? उन्होंने बोला कि मैं न्यू मार्केट के आसपास हूँ। तो मैंने उनसे बोला कि ठीक है, आप ऐसा करो, बंसल हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ पर डोनेशन कर दो, आप मेरा नाम बता देना, वो डोनेशन कर देंगे और आप वहाँ पर एंट्री कर देना। जब भी कोई केस आएगा तो हम उनको मैसेज कर देंगे, तो आपका ब्लड उचित व्यक्ति के पास पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार का कुछ भरोसा है लोगों के प्रति और लोगों का हमारे प्रति और सहयोग समूह के प्रति। बहुत अच्छी बात है कि आप लगातार जिस तरीके से लोगों की जान बचा रहे हैं, वक्त पर उनको खून पहुंचाकर, कहते हैं ना कि रक्तदाता का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप रक्तदान करते हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है, एक बार ज़रूर करके देखिएगा। इसी के साथ में अंकित, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि कितने लोगों की आपकी टीम है, आपके समूह में कितने लोग वॉलंटियर के तौर पे काम कर रहे हैं लगातार फील्ड पे, और कैसे लोग आपसे जुड़ सकते हैं? मैम, हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं सब यूथ हैं, मतलब सभी मतलब कॉलेज गोइंग बच्चे हैं। तो हमने किसी के ऊपर कोई ऐसा कोई बर्डन नहीं किया, क्योंकि मैम सभी जानते हैं कि बच्चे जब होते हैं तो स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो उनके पास कोई इनकम का मतलब सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है। तो वो अपने पढ़ाई के साथ साथ जो भी समय मिलता है वो कम्युनिकेट कर लेते हैं, काम कर लेते हैं। तो उसमें अगर मैं संख्या की बात करूँ, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें लगभग 300 प्लस बच्चे हैं। और सोशल मीडिया पे भी हमारा पेज बहुत एक्टिवली काम करता है, जितने भी चैनल्स हैं हम काम करते हैं। मतलब अब हमें किसी ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, हम जीरो लेवल पे, कि अगर कोई गांव से किसी व्यक्ति का फ़ोन आया है तो हम उसको वेरीफाई करके हम काम करा सके। और हम किसी को कंपल्शन भी नहीं करते हैं कि आप कंपल्सरी काम करो, क्योंकि हमारे लिए पहली प्रायोरिटी एजुकेशन है। अगर व्यक्ति अच्छे से पढ़ लेगा तो वो चीज़ों को समझ पाएगा। और मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई के ऊपर सबसे पहले फोकस किया। इसके बाद उसी पढ़ाई में मैंने लोगों की आवश्यकताओं को समझा, मैंने उसके छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं उनको समझा कि हाँ, इस व्यक्ति की ये नीड हो सकती है। ब्लड में भी क्या क्या नीड होती है, जैसे ब्लड में भी अलग अलग सेगमेंट आते हैं। अटेंडर जब भोपाल आता है ना, या शहर में आता है, तो उसको बस ये लगता है कि मेरा परिवार सबसे बड़ा परिवार है, मेरा ही परिवार है जो सबसे बड़ा दुखी में है और बाकी सब नहीं है। मैंने कई बार ऐसा भी देखा है कि परिवार के लोगों को समझ में नहीं आता कि रिक्वायरमेंट क्या है। उन्हें ये नहीं पता होता है कि होल ब्लड क्या होता है, एसडीपी क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है। वो बस बोलते हैं, फ़ोन मतलब नंबर मिल जाता है, फ़ोन लगा देते हैं और बिना किसी इन्फॉर्मेशन के परेशान होना शुरू कर देते हैं।
तो हम पहले जब कॉल आता है तो काउंसलिंग करते हैं, अगर मैं अवेलेबल हूँ तो मैं कर लेता हूँ, या फिर हमारे टीम में जो लोग हैं उनसे बोल देते हैं कि आप उन्हें काउंसलिंग कर लो। कहीं हमारे टीम में ऐसे हैं जो कि साइकोलॉजी की भी मतलब अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका एक तरीके से एक्सपीरियंस भी हो जाता है कि हाँ कैसे लोगों से बात करनी है। तो इस तरीके से हम जो कुछ ऐसे हैं जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है तो उनसे बात बोलते हैं, तो वो टेक्निकली उनसे समझा देते हैं कि क्या क्या बातें हैं। तो इस तरीके से एक लोगों की जो यूथ है उसकी क्वालिटी का उपयोग करके हम कोशिश करते हैं कि जो मतलब अटेंडर आया है, परिवार आया है, उसको हम आसान कर सकें उसकी समस्याओं को। बिल्कुल। अंकित, हमारे बीच में लक्ष्मण जी भी साथ में हैं और सहयोग समूह के लाभार्थी भी हैं, तो आपने किस तरीके से इनका लाभ किया वो तो हम जानेंगे, कैसे उनको लाभ पहुंचाया आपके समूह ने, लेकिन लक्ष्मण जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप सहयोग समूह से कैसे जुड़े और क्या ज़रूरत पड़ी थी कि जब आपको जुड़ना पड़ा इनसे? मैं यहाँ पे हॉस्पिटल पे ही आया था, मम्मी का ट्रीटमेंट चला था, तो उनको ट्रीटमेंट के टाइम ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ी थी। तो मैं भी पहले परेशान ही था, अपना तो नहीं दे पा रहा था, फिर भी किसी भी तरह सोशल मीडिया के थ्रू मैं इनसे ऐड हुआ, और या फिर ये कहूँ कि एक भैया थे वहाँ पे, उनके थ्रू मैं इनसे ऐड हुआ था। और फिर मैंने भी इनको कॉल करके मैंने अपनी जो भी बात थी मम्मी की या फिर हॉस्पिटल में जो भी परेशानी थी ब्लड को लेकर के, मैंने इनको बताया। इन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे पास आए थे, जो भी परेशानी थी इन्होंने मेरा साथ दिया, ये बोल करके जो भी ब्लड की रिक्वायरमेंट्स होगी आप हमें बताइएगा, आप क्यों नहीं दे रहे हो, जो भी प्रॉब्लम होगा हमें बताइएगा। हमें अहम टाइम पे ब्लड का अरेंजमेंट जो भी होता भैया के थ्रू ही हुआ था। भैया स्वयं आए थे, हमें ब्लड भी दिए थे, और मम्मी के ट्रीटमेंट में फिर उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई थी। ये कितने समय पुरानी बात है? ये लगभग अभी तो प्रेजेंट की बात करें तो लगभग 1 हफ्ते पहले भी मेरे को ज़रूरत पड़ी थी, तो भी मैं भैया से ही कांटेक्ट किया था। और इसके पहले की बात करूँ तो लगभग 1.5 साल पहले की भी बात है, तो उस टाइम पे भी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, तो मैं परेशान था, यहाँ पे अकेले ही था, तो भैया के थ्रू ही मेरे को ब्लड का अरेंजमेंट हुआ था। बिल्कुल। अंकित, ये तो लक्ष्मण की जो बात है ये तो वेरीफाई थी कि उनकी मदर को वाकई ज़रूरत थी ब्लड की और आपने उनको डोनेट कर दिया, लेकिन मैं ऑन ग्राउंड अगर बात करती हूँ, आपके पास फ़ोन कॉल्स आते हैं, तो आप कैसे वेरीफाई करते हो कि उनको वाकई ज़रूरत है या सिर्फ ऐसे ही आपको कॉल वेरीफाई करने का सबसे बेस्ट मीडियम जो है वो है उनका ब्लड डिमांड लेटर, क्योंकि हर एक हॉस्पिटल ब्लड डिमांड लेटर बनाता है, उसमें सारे जो भी कंपोनेंट रिक्वायरमेंट होती है वो लिखा होता है। तो शुरुआत में जब हम भी गए तो मैं जब ये सब चीज़ों को मैं कोविड के समय काम कर रहा था, तो हम तो उस समय 24/7 काम कर रहे थे, हमें ये नहीं पता होता था कि दिन 24 घंटे का ही होता है। तो हम जब काम कर रहे थे तो मतलब एक डॉक्टर ने मुझे कॉल किया, क्योंकि हम उन्हें बार बार परेशान कर रहे थे, एक तरीके से कहूँ तो उन्हें खुशी भी हो रही थी कि यूथ काम कर रहा है इतनी बड़ी सिचुएशंस में। तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि अंकित, जब आप काम कर रहे हो ना तो आप भावनाओं में आकर के काम मत करो, क्योंकि मेडिकल फील्ड में कभी भी भावनाओं में आकर के काम नहीं किया जा सकता। आपको यहाँ पर दृढ़ होना पड़ेगा, आपको यहाँ पर कठोर भी होना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों के आधार पे आपको काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कुछ मुझे पैरामीटर्स बताए कि जब भी कोई केसेस आता है तो उसके आधार पर इन सब चीज़ों को आप जज किया करो। तो फिर मैंने बोला सर क्या क्या हो सकते हैं, तो उन्होंने बोला है कि जब भी आपके पास कोई केस आता है उनसे आप ब्लड डिमांड लेटर मांगो, पहली बात। दूसरी बात ये पूछो कि वो कहाँ से आए हैं। अगर वो भोपाल से हैं तो डेफिनेटली बात है कि वो भोपाल से तो इतने उनके आसपास पड़ोस के लोग होते हैं, वो डोनेशन कर देंगे। और उन्होंने फिर तीसरी बात ये बोला कि अगर वो डोनेशन नहीं करते हैं तो ऐसे किस काम के दोस्त जो बर्थडे पार्टी में सेलिब्रेशन के लिए आ जाते हैं और जब समस्या आती है तो वो नहीं आते हैं। तो ये कुछ पैरामीटर बताया उन्होंने, और लेकिन यही बोला कि आप करो और फोकस उन पे करो जो बाहर से मतलब बाहर के शहर से आते हैं। तो प्रांशु की मैं बात बताऊँ मैम, तो प्रांशु जब इनका फ़ोन आया मेरे पास तो किसी दोस्त के माध्यम से मैं गया था, ब्यावरा से एक बच्चा आया था, 13 साल का था वो, मुझे भी नाम याद आरडी से था उनके पिताजी का नाम। रोते हुए फ़ोन किया उन्होंने, तो मैं हमीदिया में गया था ब्लड डोनेशन करने, और उस समय कोविड का लॉकडाउन लगा हुआ था। मैं गया था और मेरे साथ एक और मित्र गए थे क्योंकि उनको 2 यूनिट की आवश्यकता थी। जब हम वहाँ पे गए थे तो ये बात हुई कि ब्लड बैंक से वो दे देंगे, और इनका फ़ोन आ गया क्योंकि वो JNCH में ब्लड नहीं था। तो मैं और प्रांशु, मतलब मैं और एक और जो मित्र थे साथ, उस समय जा कर के डोनेशन किया, और उस समय आई थिंक 19 साल के थे ये, और इनका वेट भी बहुत कम था। तो मैंने सबसे पहले इनको यही बोला कि आप डोनेशन क्यों नहीं कर रहे, तो इनका वेट करवाया तो इनका वजन कम था, हमने डोनेशन किया। और मुझे मैम इस बात की खुशी हुई कि जब ये 3-4 महीने बाद जब ये वापस घर गए, मतलब घर जा रहे थे, तो इन्होंने बोला कि भैया मेरी मम्मी रिकवर हो चुकी हैं और मैं जा रही हूँ, और मतलब जा रहा हूँ। और इसके बाद कुछ दिनों के बाद इनके घर में शादियाँ भी थी। तो मतलब एक खुशी होती है कि मेरा जो खून है वो किसी दूसरे में जा कर के उसको लाभ पहुँचा रहा है। तो यही का मतलब हमारे जो समूह उसका टैगलाइन भी ये निस्वार्थ सहयोग सेवार्थ सहयोग,
ये हमारे मतलब उसका टैग लाइन भी है सहयोग समूह का। क्या बात है। और इसी के साथ में लक्ष्मण, मैं आपसे फिर भी एक बात जानना चाहती हूँ कि जब आपको ज़रूरत महसूस हुई थी कि आपको ब्लड की आपके मदर के लिए ज़रूरत है, उस समय परिस्थिति बड़ी ये क्वेश्चन मार्क वाली रहती है कि कौन मदद करेगा। जब आपके सामने एक तरीके से अंकित या उनका समूह जो था, सहयोग समूह आपके सामने आया कि ये एक समूह है या अंकित जी हैं जो आपकी मदद करने वाले हैं, तो उस समय आपको क्या महसूस हुआ? क्योंकि कहते हैं कि ब्लड डोनेट करने में सबसे अच्छा महसूस होता है, तो लेकिन उस समय आप तो नहीं कर सकते, लेकिन आप एक अपने ही घर की जो खास आपकी माँ हैं, आप उनकी जान बचाने के लिए जब आप परेशान हो रहे थे, तब आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे उस टाइम पे तो ब्लड की रिक्वायरमेंट्स थी ही, और माँ के लिए तो मुझे अच्छा खुद से भी नहीं लग रहा था कि मैं अपना ब्लड नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मेरा यहाँ पे अकेला था और मम्मी के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे ज़्यादा वर्क पड़ जाता था, है ना। तो मैं भैया से कांटेक्ट तो किया ही था, ऑनलाइन फ़ोन किया था, और जो भी पेपर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं मैंने भैया को सेंड किया था। भैया को सेंड करने के बाद भैया तो हमारी हेल्प कर रहे थे। जब हमें पता चला कि हाँ भैया ब्लड के लिए राज़ी हैं, मतलब आ जाएंगे, ब्लड डोनेट कर देंगे, मेरे को यूनिट तो ज़्यादा चाहिए था, 2 से 3 यूनिट चाहिए था, तो भैया तो आए थे। मैंने माँ को भी बताया था कि हाँ ब्लड का किसी भी तरह अरेंज हो गया है। मेरे पापा जी तो थे नहीं, वरना यहाँ तो कोई ना कोई अरेंज करता, और यहाँ पे मेरा कोई रिलेशनशिप भी नहीं था। तो मैं तो एक प्रकार से बहुत खुश हुआ था कि भगवान के रूप में मेरे को भैया से ऐड हुए, तो मेरे को ब्लड का तो अरेंजमेंट हुआ। उस टाइम पे ऑपरेशन पे कोई रुकावट भी नहीं आई थी, तो मम्मी का ट्रीटमेंट हो गया था। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और अंकित, क्या चैलेंजेस आते हैं वो हम ज़रूर जानेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात जो मैं दर्शकों से करना चाहती हूँ, इससे पहले भी मैंने एक बार बोला कि मध्य प्रदेश के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि दूरदर्शन मध्य प्रदेश जो है उन लोगों की स्टोरी को कवर करने वाला है जो कि स्टार्टअप के क्षेत्र में अपना नाम कमाए हैं, जिन्होंने कुछ अलग किया है, भीड़ से हटकर कुछ नाम कमाया है, कुछ अलग किया है। उनकी स्टोरी को हम कवर करेंगे, जिन्होंने धरातल से काम करके अपने आप को ऊपर तक लेकर गए हैं। और ऐसी स्टोरी अगर आपके पास है, ऐसे स्टार्टअप की प्लान्स आपके पास में है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी स्टोरी आप भेज सकते हैं। कहाँ भेजेंगे? ddkbpl.cord@gmail.com पे आप हमें मेल कर सकते हैं अपने विषय और नाम के साथ में, और हम सीधे आपसे जुड़ेंगे आपकी स्टोरी के साथ। इसी के साथ में अंकित, मैं आपसे जैसे कि बोला कि चैलेंजेस क्या होते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेक काम के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो मुश्किलें सबसे पहले आ जाती हैं। तो क्या मुश्किलें आती हैं आज भी जब आप लोगों से जुड़ते हो, बोलते हो कि ब्लड की ज़रूरत है, तो कहाँ दिक्कत आती है? मैम चैलेंजेस तो आनी मतलब जायज़ है, क्योंकि जब हम अच्छे काम करते हैं तो चैलेंजेस जब तक नहीं आएंगे तब तक मज़ा भी नहीं आता है उन चीज़ को करने में। और मैम मुझे भी मतलब मैंने लाइन पढ़ा हुआ है कहीं पर जो मुझे अच्छा लगता है कि काम ऐसा करो कि एक हाथ से करो, दूसरे को पता भी ना चले। क्या बात है। तो मैं भी कोशिश ये करता हूँ कि काम आसानी से करो, मतलब जो जेन्युइन व्यक्ति उसके तक मदद पहुँच जाए। तो ज़्यादातर मैम मैं तो सोशल मीडिया का उपयोग करता हूँ, और क्योंकि वहीं पर चैलेंजेस है तो समाधान भी वहीं पर है। तो चैलेंजेस जैसे ऐसा आता है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है अगर मेडिकल हेल्प में। तो मेडिकल जो एजुकेशन है, जो मतलब छोटी मोटी होती है, उनकी भी जानकारी का अभाव है हमारे देश में। और लोग हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं मैम। कुछ जगह है जहाँ पर लोग जाने से डरते हैं। एक तो हॉस्पिटल हो गया, पुलिस थाना हो गया, कोर्ट हो गया, तो उसमें से हॉस्पिटल एक जगह है। तो वहाँ पे जाते हैं तो उनको ये नहीं पता होता है कि रिक्वायरमेंट क्या है। अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि ब्लड की आवश्यकता है तो वो ही नहीं सोचेंगे आवश्यकता क्या है और किस ब्लड ग्रुप का है, बस ये बोलते हैं कि ब्लड की आवश्यकता है, आप ब्लड अरेंज करा दो। मेरे पास अभी भी फ़ोन्स आते रहते हैं, वो ये नहीं देखते कि हमारे परिवार के लोग हैं तो वो करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैम कई बार मैं उनसे ये बोलता हूँ कि जब आप डोनेशन के लिए मतलब हॉस्पिटल आए हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप 1 या 2 दिन में चले जाओगे। आप वहाँ पे रुको, आप इलाज कराओ, 7-8 दिन रहोगे, और जब इलाज चलता है किसी बड़े ऑपरेशन का तो घर से कोई ना कोई मिलने आता ही है। ये हम देखते हैं, ये इवन हम भी खुद जाते हैं। तो जब वो आते हैं तो आप उनसे ये विश्वास दिलाओ कि जब कोई व्यक्ति आएगा तो मैं डोनेशन करा दूंगा। तो ये एक चैलेंज दूर हो गया। दूसरा चैलेंज मैम ये आता है कि कई बार जैसे यूथ होता है जो कॉलेज गोइंग होता है, उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो आने जाने का एक्सपेंसेस बियर कर सके। और हमें ये भी ध्यान देना होता है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, 40-45 तक तापमान चला जाता है। ऊपर से वो 350 ml ब्लड भी देगा और ऊपर से वो कुछ खाने के लिए भी नहीं ले रहा है, क्योंकि हम जानते हैं रिफ्रेशमेंट में क्या मिलता है, एक बिस्किट और पेप्सी और चिप्स। इसमें उसका रिकवर नहीं हो पाता है तो उससे भी डर लगता है। तो हम कहते हैं कि आप इतना करा दो कि जो डोनर जा रहा है उसके लिए आप कैब की व्यवस्था करवा दो आने जाने की, कम से कम इतना तो आप करा सकते हो। और अगर तो ये अगर करा देते हैं तो हम भेज देते हैं, या कई बार डोनर जो होता है मना कर देता है कि नहीं हम कर लेंगे, जो कर देता है वो उसके लिए बोल देते हैं, और जो नहीं करा पाता हम उनके लिए। जैसे अभी एक 2 दिन पहले का ही केस है, एक हॉस्पिटल का। संक्षेप में हम चाहेंगे मैम उनका ओ नेगेटिव था, और ओ नेगेटिव बहुत रेयर ग्रुप होता है,
तो मुझे मैंने स्टेटस लगा, एक मित्र ने बताया कि भैया मैं IISER में हूँ जो कि बहुत दूर है, वहाँ से मुझे आने की व्यवस्था करवा दो तो मैं आ जाऊँगी डोनेशन करने के लिए। तो मैंने अटेंडर से पूछा, मैंने यही बोला कि आप अगर उनका आने जाने की व्यवस्था करा देते हो तो आपको O नेगेटिव ब्लड का डोनर मिल जाएगा। अब उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो एक चैलेंजेस ये भी हो जाता है हमारे लिए। बिल्कुल, यानी कि अगर नेक काम के लिए निकलते हैं तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं। अब आप में सूझबूझ होना चाहिए कि आप इमीडिएटली उन परेशानियों को कैसे साइड करके लोगों की मदद भी कर सकते हैं। इसी के साथ में मैं भी आपको बोलूँगी कि अगर आप समाज के कल्याण के लिए उनके साथ जुड़ते हैं, चाहे ब्लड डोनेशन हो, एजुकेशन हो या किसी भी विषय पे आप लोगों के साथ जुड़ते हैं तो अलग ही संतोष मिलता है जीवन में। और जिस तरीके से अंकित सिंह भी लगातार सहयोग समूह के साथ मिलके लोगों की मदद कर रहे हैं और उसी के तौर पे हमारे साथ में लक्ष्मण गुप्ता जी लाभार्थी के तौर पे आज हमारे साथ में मौजूद थे, जिन्होंने अपने खुद के एक्सपीरियंसेस हमारे साथ में साझा किए, उनको हम धन्यवाद करते हैं। अंकित सिंह को हम धन्यवाद करते हैं और बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि इसी तरीके से समाज के आप लगातार मदद करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित और लक्ष्मण आप दोनों का। थैंक यू। तो दर्शकों, यहाँ पर जो आज का जो हमने विषय जिस पे हमने चर्चा करी थी बहुत खास था, क्योंकि जहाँ भविष्य में हम अपने आप को सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन की बात करते हैं तो बहुत चुनिंदा ऐसे लोग होते हैं जो वहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि कठिनाइयाँ बहुत होती हैं। तो उसको हम कैसे टाल सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, उसके बारे में हमने बातचीत की। इसी के साथ में हमने एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाया, अंकित सिंह से, जिन्होंने लगातार समाज के लिए काम किया, चाहे ब्लड डोनेशन हो, एजुकेशन हो या अन्य कोई भी विषय हो। ऐसे ही विषय पर लगातार नमस्कार MP आपके बीच में आता है और हम लेकर आते हैं सोमवार से लेकर शनिवार 12 से 1 के बीच में। लेकिन आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।